हमने 76 साल में इतना, एक बार अभी पिछले साल बाढ़ आई थी शिमला में, हमने देखा सैकड़ों लठ लकड़ी को काट काट के वो लठ आकार बना करके वो सैकड़ों लठ वहाँ फ्लड में बाढ़ में बह करके नीचे की तरफ आए थे। जब तक उनको काटा नहीं गया, उनको ये उनका ब्रांचेस हटाया नहीं गया, तब तक वो लठ के आकार में कैसे आए? इसका मतलब कटा। तो कटा तो पहाड़ तो वैसे ही नीचे से उसको डिस्टर्ब किया हुआ है, और ऊपर से आप उसकी जो पकड़ है, जड़ मिट्टी को पकड़ती है, उसको भी आप बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या वहाँ के लोगों को यहाँ शिफ्ट करिए? अब शिफ्ट तो जबरदस्ती होंगे नहीं। हमारे प्रखंड में यदि एक रोजगार हो जाए, 1000 लोगों के रोजगार की व्यवस्था हो जाए, तो 1000 परिवार तो यहाँ सेट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा तो जो एकाकी जीवन वृद्ध जी रहे हैं, उनका भी एकाकीपन दूर होगा कि नहीं होगा। और बुढ़ापे में एक समय आता है जब आप बिस्तर से ही चिपक जाते हैं, धीरे धीरे मित्रों का कनेक्शन खत्म होता है, परिवार के अलग दूसरे कमरे हैं उनसे कनेक्शन खत्म होता है, आप एक रूम में आ जाते हैं, और उस समय जो आपके नाती पोते पोतियां होती हैं छोटे, उन्हीं बच्चों से आपका समय कटता है। अंतिम मित्र वही होते हैं। तो वो भी सुख मिलेगा कि नहीं उन लोगों को? बिल्कुल है, वो जीवन उनका धन्य होगा। तो इन चीज़ों को लेकर के इसमें हमने पत्रकार भाइयों के भी लिखा। पत्रकार लोगों की स्थिति भिन्न नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, और आप लोग को हमने देखा संघर्ष करते हुए, आप बरसात में धूप में कड़ी मेहनत करते हैं। बहुत पत्रकार भाई तो इस चुनाव में वो अपनी जान गंवा बैठे हैं लू के चलते, लू लगने के चलते। तो हमने उन लोगों को भी एक स्टाइपेंड मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और आज के समय में हम लोग ट्रेनिंग में गए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ट्रेनिंग हुई थी जोनल ऑफिस मुजफ्फरपुर में। तो ट्रेनर आए थे, उन्होंने बताया कि 1940 में जो आदमी 10 रुपये कमाता था वो खुशहाल था। 1960 में ठीक 20 साल के बाद 100 रुपया हुआ। 100 रुपया जो कमाता था उसका परिवार, उसको तनख्वाह, हमारे पिताजी को मिलता था 120 रुपये। तो जमीन भी लिखाते थे, घर भी बनाया, सभी बच्चों को अच्छा पढ़ाया भी। और फिर 1980 में 1000 जिसकी सैलरी थी, 1400 रुपये मिलता था उनको। 1000 जिसको मिलता था वो खुशहाल था। फिर 2000 में जिसको 10,000 था, 10, 12, 15, 20 हज़ार तक सैलरी थी, इससे ज़्यादा नहीं थी, वो खुशहाल था। आज हो गया 2020, तो 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख ये सरकार का ये है कि हर बच्चे को उस लायक पढ़ा दे, उस लायक बना दे। 2024 है और सारे लोगों की सैलरी 1 लाख नहीं है, और जो बेरोजगार है उनकी स्थिति तो और दयनीय है। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी को कम करना है, दूसरी तरफ महंगाई को कम करना है। तो महंगाई कम कैसे होगी? महंगाई कम होगी जब हम प्रखंड में रोजगार देंगे। कंप्रेस्ड बायोगैस है जो CNG का विकल्प है, उसकी फैक्ट्री रख सकती है। अभी हम बायोफ्यूल प्रोजेक्ट में भी हैं, तो वहाँ कम से कम 10,000 लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा। 10 किलोमीटर रेंज में वो नेपियर घास से ये गैस बनती है। तो वो नेपियर घास का कॉन्ट्रैक्ट होता है किसानों के साथ। 2000 रुपया वार्षिक उन किसानों को मिलेगा हुंडा। तो किसान भी खुशहाल हो गए कि आंधी आए, तूफान आए, ओला पड़े, बाढ़ आए, हमको हमारा 2000 रुपया हमको मिलना है। उस खेत को बर्बाद भी नहीं होना है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क भी नहीं होना है उसमें केवल खेती होगी। और जो खेतिहर मजदूर यहाँ रोपनी कोड़नी के बाद उनको काम नहीं मिलता है, वो चले जाते हैं जम्मू, चले जाते हैं पंजाब, चले जाते हैं दूसरे स्टेट में। तो और अपने बच्चों को, वृद्ध को यहाँ छोड़ देते हैं अकेले। उनको यहाँ सालों भर रोजगार मिलेगा। वो काटेंगे, उसको काट काट के वहाँ फैक्ट्री में पहुँचाएंगे, और जो CNG गैस निकलती है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उसको ले लेती है। तो हम सेल्फ डिपेंडेंट हुए कि नहीं फ्यूल में। इसी तरह बायोडीजल तैयार होता है। उसके अलावा जैसे मधुबन क्षेत्र में हम रहे, वहाँ कैश क्रॉप बहुत होता है। उसमें मिर्च की खेती, धनिया की खेती, इसकी खेती बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से वहाँ पर एक इंडस्ट्री लग जाए, एक कोल्ड स्टोर टाइप का बन जाए। ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। जो फंड गवर्नमेंट गलत दिशा में वो जा रहा है और अलग अलग होल्स में उसको वो चला जाता है, सही हाथों में नहीं जाता है। उस फंड को ही यदि रिकलेक्ट करके और उसका डायरेक्शन बदल दें हम लोग, तो रोजगार और सामान सस्ता यहाँ होगा कि नहीं? बिल्कुल। और वो सामान हमने जो लिखा है इसमें कि वो सामान हमसे जो हमारे सहकारिता ये होते हैं मंत्री, सहकारिता हर पंचायत में एक ये है ना, पैक्स, हाँ, वो पैक्स काउंटर है वहाँ। हम इतना सामान लेके हमारा ये है, आप इसको लीजिए। तो पैक्स के माध्यम से वो गवर्नमेंट खरीदे, और गवर्नमेंट जब खरीदेगी लोकल मार्केट में उसका भाव कम होगा,
उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुआ कंपनी का, तो लोकल मार्केट में उसका दाम बहुत कम होगा और वो हम लोग एक्सपोर्ट करें। ये पूरे देश में ऐसा अभियान चल सकता है और 3 साल के अंदर ये स्थिति होगी कि हम लोग इकोनॉमिकली भी मास्टर पीस होंगे। बिल्कुल, हाँ। लोगों को रोजगार मिला, तब जाकर के देश हमारा विश्व गुरु बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है और इन चीज़ों को ठीक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमें कोई मौका दे, इन चीज़ों को 3 साल में कर सकते हैं और नहीं करें तो हमारे पिताजी की भी कर्मभूमि रही है बनारस, हम भी वहाँ रहे हैं। 2.5 साल की उम्र में ही माँ गंगा ने हमें गोद में लिया था, मतलब उसमें स्नान किया था हमने। तो हम मणिकर्णिका, ये ब्राह्मण का वादा है, तो जनेऊ छू करके हम ये प्रण कर सकते हैं और ये विश्वास है खुद पर, ये घमंड नहीं है। 30 साल हमने इस कर्मभूमि में बिताया है, गांव में, बैंक के लिए, समाज के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए। तो हमें पता है कि कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ दुखी है लोग और क्या करने से उनका दुख कम हो सकता है। इन चीज़ों को हम 3 साल में कर सकते हैं और नहीं कर पाए तो मणिकर्णिका घाट में हम सदैव अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर देंगे। इस 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य रूप में आने का कोई तो ध्येय होना चाहिए इंसान का। अब बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि 3 साल में अगर पूरे सिस्टम को आप न सुधार दें तो एक तरह से आप आत्महत्या कर लेने की बात कर रहे हैं। आत्महत्या नहीं कहेंगे उसको, एक प्रण है। जिस तरह दधीची का, महर्षि दधीची की हड्डी भी समाज के लिए काम आई, उस तरह से हमारे न रहने के बाद कहीं ये दिल की बात माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय देश के सर्वोच्च संस्थाओं पर बैठे लोगों के मन में तो ये विचार तो जाए कि ऐसे हम करें कि हमारा देश विश्व गुरु बन सके। हमें डिवाइड एंड रूल करके, अंग्रेजों का शासन नहीं है ना, ये भारतीयों का शासन है। तो भारतीयों को डिवाइड करने की जरूरत क्या है? हिंदू मुसलमान में, मंदिर मस्जिद में, ये सब करने की आवश्यकता कहाँ है? ये सब हम तो ऐसा करें, इस दिल की बात को लागू किया जाए और इसमें कोई ज़्यादा फंड भी नहीं लगना है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगना है, बहुत ज़्यादा मैन पावर भी नहीं लगना है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। केवल वो आदमी कर सकता है जिसने भोगा है और जिसके पास अनुभव है कि कैसे सिस्टम को बदला जाए, जो धरातल पे काम किया है। और इन चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। और आपके माध्यम से हम ये अपील भी करना चाहते हैं सभी को। माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, उन्होंने तो काफ़ी अच्छा काम किया, सड़कें बनी, बिजली बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तगड़ा हो गया कि अब तुरंत कुछ कर लेना वो बहुत भारी चीज़ और बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तो हम सभी लेवल के, सभी स्तर के लोगों से कहेंगे। हमने एक चीज़ और लिखा, हम किसी पर आरोप लगाते हैं तो हमें खुशी होती है, नहीं, हमारे बारे में पता करिएगा। हम न किसी की चुगली करते हैं, न किसी की चुगली सुनते हैं। मुखिया भी रहे हों, चाहे स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, सब रहे, कहीं कभी भी किसी की चर्चा और किसी की शिकायत नहीं, केवल अपनी बात और काम पे ध्यान दिया आपने, सिस्टम को कैसे बदला जाए इस पे ध्यान दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम दूसरे को गाली देके, दूसरे को ये करके और हिंदू मुसलमान करके हम लोग एक दूसरे के अंदर जहर बो करके विकास नहीं कर सकते बिल्कुल। और जब तक कटुता खत्म नहीं होगी, कटुता खत्म होने का सबसे मुख्य कारण है हमारी कुंठा। हम बचपन से ही अवसादग्रस्त हो जाते हैं कि आगे चल के क्या होगा, पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे, फंड होगा कि नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन है हमारे पास और हमारे पास नहीं है। ये घमंड नहीं है, ये विश्वास है। अनुभव के माध्यम से जो धरातल पे आपने काम किया है, समय बिताया है, लोगों के बीच में समस्याओं को जाना है, उसको अपने के अनुभव के आधार पे अपने दिल की बात लिखी है और दिल की बात आपका जो भी सिस्टम है उसमें बहुत सुधार हो सकता है, समस्याओं का समाधान हो सकता है। 2 चीज़ और बताना चाहते हैं। एक, हमने वकील लोगों भाइयों के लिए भी लिखा कि उनको, जैसे वो LLB करके आते हैं, तो प्रखंड, उत्तर प्रदेश में है, प्रखंड लेवल पर एक न्यायालय होना चाहिए, इसलिए कि समस्याएं सारी वहीं हैं, बहुत भीड़ हो जाता है और वहीं जब शॉर्ट आउट हो जाएगा तो हमारे अनुमंडल न्यायालयों पर बोझ कम होगा, जिला न्यायालयों पर बोझ कम होगा। और हम समझते हैं कि 90% केस का सोल्यूशन तो प्रखंड लेवल पर ही हो जाएगा। और हमारे जो अधिवक्तागण है 5 साल वहाँ अपने प्रैक्टिस करें, 5 साल जिला में करें, 5 साल यहाँ करें, राज्य में अनुमंडल में करें, 5 साल जिला में करें, और 20वें साल मतलब 15वें साल के बाद उसको अनुमंडल, ये प्रखंड दंडाधिकारी बना दें। उनको अनुभव है, 15 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया। तो इस तरह से
हर प्रोफेशनल्स जो हैं, चाहे वो चिकित्सा से जुड़े हों, चाहे इनसे जो ये वकील हों, उनके अंदर भी एक आएगा, सिस्टम क्लियर होता चला जाएगा। नहीं, और एक चीज़ है, जब कांग्रेस के समय में हमारे माननीय मोदी जी को और अमित शाह जी को काफ़ी टॉर्चर झेलना पड़ा था गोधरा कांड लेकर के। अमित शाह जी को तो तड़ी पार भी किया गया था सीबीआई के द्वारा। तो उस समय हम लोगों को बहुत ख़राब लगा कि भाई ये बीजेपी माइंडेड थे, नहीं तो किसी को भी ख़राब लगा उस माइंड के लोगों को कि अत्याचार हुआ है, कांग्रेस ने अत्याचार किया। आज हम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है। तो जांच एजेंसियां रिपोर्ट देती हैं न्यायालय को, न्यायालय उस पर कार्रवाई करती है। तो हम इसको भारत के मुख्य न्यायाधीश के अंडर में सीबीआई और ईडी क्यों नहीं दे रहे कि हम पर जो आरोप लगता है, हमारा तो काम है विकास करना, हम दिल की बात से विकास करें तो हम 500 साल तक शासन कर सकते हैं लोगों के दिलों पर, जिस तरह महात्मा गांधी का शासन रहा है, महात्मा गांधी जी का, और आज सभी इस धरती को का नमन करते हैं। उस तरह से हमारे माननीय पिता तुल्य प्रधानमंत्री जी का ऐसा योगदान हो जाए तो पूरा देश क्या 500 साल तक उनको कोई भूलेगा? हमको ये बताइए आप। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और आपने सारे अनुभव को हमसे साझा किया, और जो आपकी दिल की बात है उसको मैं लोगों तक पहुंचाने का ज़रूर प्रयास करूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात हम कहेंगे, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं है मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखित इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? वाह वाह, ये आपने लिखा है? नहीं, आपका लिखा हुआ हमारा नहीं है, ये बच्चन साहब का की कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे पिताजी ने भी एक पुस्तक लिखी थी, आपको बताया हमने, एक और लिखी थी नाद और योग। ये जिस समय धर्मशाला में हम लोग थे तो उस समय ये छपी थी। बिहार सरकार द्वारा उपेंद्र महारथी पुरस्कार से सम्मानित वर्ष 1989 में आपके पिताजी को किया गया था। नाद और योग रचना है आपके पिताजी जी की। जी, हम लोग जो बोलते हैं वो ध्वनि निकलती कहाँ से है, कितनी कुंडलिनियाँ हैं हमारे अंदर इस विषय में। तो हम यही आग्रह करेंगे कि समूह का सम्मान होना चाहिए। हमारे पिताजी का अभी कर्मभूमि रहा है। और एक और है, अंत में विश्वास है। स्काउट का एक गाना है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसी को इंग्लिश में थोड़ा सा, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम वन डे। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आग्रह है कि अब हम लोग डिवाइड एंड रूल की तरफ से हट करके एक दूसरी दिशा में चलें, जिससे भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर अग्रसर हो सके। और आपका सहयोग मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।